Good morning. Today we will deal with epimerization and isomerization. आज हम एपिमरीकरण एवं समावयवीकरण के बारे में चर्चा करेंगे. Now what is epimerization? एपिमर किसे कहते हैं? ऐसे विवरण समावयवी जो केवल एक असमित कार्बन पर विन्यास में भिन्न होते हैं एपिमर कहलाते हैं. डी ग्लूकोज और डी मेनोज C2 पर विन्यास में भिन्न है. देखिए यहाँ पे C2 पर OH लेफ्ट हैंड साइड पे या OH राइट हैंड साइड पे. हम कह सकते हैं ऑन कार्बन 2 द कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट, हेंस दे आर C2 एपिमर ऑफ ईच अदर. और डी ग्लूकोज और डी लैक्टोज में आप देखिए कार्बन 4 पर OH की पोजीशन राइट हैंड साइड पर है, यहाँ पर डी लैक्टोज में OH की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पर है. अतः हम कह सकते हैं डी ग्लूकोज व डी लैक्टोज C4 एपिमर कहलाते हैं. अतः हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक असमित कार्बन परमाणु युक्त किसी मोनोसैकेराइड के एक असमित कार्बन परमाणु के विन्यास में परिवर्तन को एपिमेरीकरण कहते हैं. अर्थात हम कह सकते हैं एक एपिमर का दूसरे एपिमर में परिवर्तन एपिमेरीकरण कहलाता है. डी ग्लूकोज का डी मेनोज में परिवर्तन, कन्वर्शन ऑफ डी ग्लूकोज इनटू डी मेनोज. डी ग्लूकोज का डी मेनोज दैट इज C2 एपिमर होते हैं, तो डी ग्लूकोज को इसके C2 एपिमर डी मेनोज में निम्नलिखित पदों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है. पद क्रमांक 1. स्टेप 1. ग्लूकोज ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक अम्ल देता है. दैट इज ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डी ग्लूकोनिक एसिड. स्टेप 2. ग्लूकोनिक अम्ल पिरिडीन में गर्म करने पर अपने एपिमर डी मेनोनिक अम्ल के साथ साम्य मिश्रण बनाता है. ये दोनों समावयवी समान होते हैं तथा केवल C2 पर विन्यास में भिन्न होते हैं. हम कह सकते हैं डी मेनोनिक एसिड और डी ग्लूकोनिक एसिड आर एपिमर ऑफ ईच अदर. एपिमेरिक कार्बन को पृथक करने के लिए इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित कर लिए जाते हैं. दिस इज एपिमेरिक एसिड्स, दिस इज ऑल्सो एपिमेरिक एसिड. और इन दोनों को सेपरेट करने के साथ इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लैक्टोन. तो हम कह सकते हैं डी मेनोनिक एसिड को गर्म करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा. इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मोनोलैक्टोन. और मेनोलैक्टोन का आप चयन कराएंगे सोडियम अमलगम की उपस्थिति में तो हमें डी मेनोस प्राप्त होगा. सो वी कैन से मेनोलैक्टोन on reduction in presence of sodium amalgam leads to the formation of D-mannose. Next is D-glucose का D-mannose व D-fructose में समावयवीकरण. That is isomerization of D-glucose into D-mannose and D-fructose. इसे हम लॉबरी डी ब्राइन वान एंकेस्टिन पुनर्विन्यास भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज लॉबरी डी ब्राइन वान एंकेस्टिन रीअरेंजमेंट. जब ग्लूकोज को तनु 4 के साथ गर्म करते हैं तो डी ग्लूकोज का पुनर्विन्यास हो जाता है. इट इज व्हेन ग्लूकोज is heated in presence of dilute base leads to the formation of rearrangement of D-glucose takes place, जिसके फलस्वरूप D-glucose, D-fructose और D-mannose का एक साम्य मिश्रण प्राप्त होता है. On treating D-glucose in presence of dilute base leads to the formation of equimolar mixture of D-glucose, D-mannose and D-fructose.
इसी प्रकार समान परिस्थिति में डी फ्रक्टोज व डी मेनोस से भी समान साम्य मिश्रण प्राप्त किया जाता है। क्रिया विधि। इस पुनर्विन्यास के अंतर्गत दो रूपांतरण होते हैं। Two transformation takes place in this type of mechanism. क्रिया विधि। डी ग्लूकोज का इनोलेट आयन के द्वारा डी मेनोस में एपीकरण। डी ग्लूकोज का इनोलेट आयन के द्वारा डी मेनोस में एपीमेरीकरण। देखिए डी ग्लूकोज इनोलेट आयन और ये डी मेनोस में एपीमेरीकरण हो गया। डी ग्लूकोज का इन डाइओल के द्वारा डी फ्रक्टोज में रूपांतरण, ये इन डाइओल पुनर्विन्यास कहलाता है। डी ग्लूकोज का इन डाइओल मध्यवर्ती के द्वारा डी फ्रक्टोज में रूपांतरण। हम कह सकते हैं टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस आर देयर। वन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डी ग्लूकोज इनटू डी मेनोस by forming an intermediate enolate ion. Second is transformation of D-glucose into D-fructose by forming इन-डायोल intermediate. देखिए इनोलेट आयन इन-डायोल इंटरमीडिएट बनाएगा और ये इन-डायोल इंटरमीडिएट ऑन रीअरेंजमेंट leads to the formation of D फ्रक्टोज। पहला स्टेप है इनोलेट आयन का बनना। कार्बोनिल समूह के सापेक्ष अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निष्कासन। इन द फर्स्ट स्टेप दैट इनोलेट आयन रिमूव्स प्रोटॉन। देखिए यहां पर प्रथम पद में जो अल्फा कार्बन पर जो प्रोटॉन है वो निष्कासित हो जाता है। स्टेप 2 इनोलेट आयन में C2 असममित नहीं होता। इन इनोलेट आयन द कार्बन 2 इज नॉट असिमेट्रिक। इनोलेट आयन का किसी भी तरफ से पुनः प्रोटोनीकरण हो सकता है। दैट इज अगेन reprotonation of enolate ion can take place on either side. अगर इनोलेट आयन का पुनः प्रोटोनीकरण उसी दिशा में होता है जिस दिशा में विप्रोटोनीकरण होता है तो डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। यार इनोलेट आयन का पुनर्प्रोटोनीकरण उसी दिशा में होता है जिस दिशा में वी प्रोटोनीकरण होता है तो हमें डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। और अगर इनोलेट आयन का पुनः प्रोटोनीकरण विपरीत दिशा में होता है तो हमें डी मेनोस प्राप्त होता है। नेक्स्ट है डी ग्लूकोज का डी फ्रक्टोज में रूपांतरण। It is transformation of D-glucose into D-fructose. C2 पर स्टेप थर्ड है। C2 पर प्रोटॉन के निष्कासन से बने इनोलेट आयन के C1 कार्बन पर ऑक्सीजन पर पुनः प्रोटोनीकरण के फलस्वरूप इन डायोल मध्यवर्ती बनता है। हम कह सकते हैं ऑन कार्बन 1 again protonation takes place and leads to the formation of intermediate in diol. ठीक है। नाउ इन डायोल के C2 ऑक्सीजन से प्रोटॉन का निष्कासन हो जाता है। प्रोटॉन का निष्कासन और C2 पर पुनः प्रोटोनीकरण से डी फ्रक्टोज प्राप्त होता है। C1 पर पुनः प्रोटोनीकरण से हमें डी फ्रक्टोज प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज।
ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, डी ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला संरचना, यद्यपि इसकी अधिकतर रासायनिक अभिक्रिया को समझा सकती है, किंतु निम्नलिखित गुणों को स्पष्ट व्याख्या नहीं करती। पहला है डी ग्लूकोज सीएचओ की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं नहीं देता। डी ग्लूकोज शिफ अभिक्रमक के साथ गुलाबी रंग नहीं देता। यह अमोनिया व सोडियम बाइसल्फाइड के साथ यौगोत्पाद नहीं बनाता। इसका तात्पर्य यह है कि डी ग्लूकोज में सीएचओ समूह इन अभिक्रियाओं के लिए पूर्णतः मुक्त नहीं होता है। जैसा कि डी ग्लूकोज के भौतिक गुणों से पता चलता है, दो क्रिस्टलीय रूपों में होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज 146 डिग्री पर पिघलता है, जिसका विशिष्ट घूर्णन 112.2 डिग्री होता है। बीटा डी ग्लूकोज 150 डिग्री पर पिघलता है, जिसका विशिष्ट घूर्णन प्लस 18.7 डिग्री होता है। दोनों क्रिस्टलीय रूप परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करते हैं। जबकि डी ग्लूकोज की मेथनॉल के साथ HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो भिन्न गलनांक वाले दो उत्पाद प्राप्त होते हैं। देखिए, डी ग्लूकोज की अगर मेथनॉल के साथ HCl की उपस्थिति में क्रिया होगी, तो दो भिन्न गलनांक वाले उत्पाद होंगे, अल्फा डी ग्लूकोसाइड और बीटा डी ग्लूकोसाइड। उपरोक्त प्रेक्षणों को डी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। So this is all about epimerization and isomerization.